हाय दोस्तों। आज हम आपको निबंध में कैसे होती है शब्दों की गणना, जैसे 600 वर्ड्स या 700 शब्दों का आपको 600 शब्दों, 700 शब्दों, 500 शब्दों का जो भी मिलता है आपको, चाहे निबंध ही हो चाहे आपका कोई प्रश्न हो। कोई प्रश्न आपको जीएस में से आ गया या फिर आपके किसी सब्जेक्ट में पूछा गया 150 शब्द का, तो यदि आप ज़्यादा या कम लिख देते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है और कैसे शब्दों की गणना की जाती है। ठीक है, एग्जामिनर कैसे शब्दों को आपको गिनता है, क्या वो एक एक शब्द गिनता है या फिर क्या है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। इसके साथ ही पत्र लेखन से जुड़े जो सवाल हैं, हमने जो टेस्ट भी लिया है उसमें भी देखा है कि काफ़ी लोग बार बार एक ही गलतियां और सेम गलतियां लगभग हर कोई कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले पत्र लेखन देख लेते हैं। जिससे हमने एक प्रश्न पूछा था कि लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा विभिन्न विभागों से सम्मिलित प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 के लिए खाली पदों का अध्याचन मंगाए जाने हेतु पत्र का प्रारूप लिखें। तो यहाँ पे प्रारूप शब्द लिखे होने की वजह से काफी लोगों ने यहाँ पर पत्र का प्रारूप, परिपत्र तो समझ में आ गया उनको कि ये परिपत्र है, ठीक है, लेकिन इसका इन्होंने प्रारूप लिख दिया। तो प्रारूप पूछने पे प्रारूप नहीं लिखना है, जब सिर्फ प्रारूप पूछे तो ही प्रारूप लिखना है। जैसे पूछ लिया कि परिपत्र का प्रारूप लिखिए तो आप लिखिए, लेकिन यहाँ पे जब विषय दे दिया है आपको ना, किस विषय में लिखना है, तो वो पत्र लिखे चाहे प्रारूप लिखे चाहे जो लिखे, आपको पूरा पत्र लिखकर बताना है। ठीक, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। अब ऐसी गलतियां मत करिएगा, वरना सब कुछ आते हुए भी आपके नंबर कम हो जाएंगे या कट जाएंगे। ठीक, दूसरी जो दिक्कत आ रही है कि यह समझने में कि यह सरकारी पत्र पर अर्ध सरकारी पत्र या फिर परिपत्र में अंतर कैसे करें। तो जब कोई प्रश्न पूछा जाएगा आपसे और ये नहीं कहा जाएगा, वहां नहीं लिखा होगा कि सरकारी पत्र लिखें या अर्ध सरकारी पत्र लिखें या फिर परिपत्र लिखें, अगर यह नहीं कहा जाता है तो आप शब्द बार बार जो है वह प्रश्न पढ़ें। इस प्रश्न को जैसे पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा, और उन तीनों की परिभाषा पढ़ें, सरकारी, अर्ध सरकारी और परिपत्र की परिभाषा पढ़ लीजिए। वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पत्र लिखना है। जहां पर आपको अनौपचारिकता दिखाई पड़ेगी, व्यवहारिक पत्र जो जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, वहां पर आपको अर्ध सरकारी पत्र लिखना है। ठीक है, जो विभागीय पत्र होते हैं वो या तो सरकारी होंगे या फिर अर्ध सरकार, या तो सरकारी होंगे या फिर परिपत्र होंगे। तो सरकारी पत्र और परिपत्र में क्या अंतर होता है? सरकारी पत्र कार्यालय से कार्यालय या अधिकारी से अधिकारी या कर्मचारी से अधिकारी या फिर अधिकारी से कर्मचारी। ठीक, चौथा कुछ नहीं, पांचवा कुछ नहीं है। लेकिन परिपत्र क्या होगा? एक ही विभाग से एक ही विषय पर विभिन्न जो अधीनस्थ विभाग हैं उनको पत्र भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका परिपत्र। ठीक, यही 3 पॉइंट हैं, इसको पकड़ना है। लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा विभिन्न विभागों से सम्मिलित प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 के लिए खाली पदों का अध्याचन मंगाना है। तो विषय क्या है? खाली पदों का अध्याचन मंगाना है। विभिन्न विभागों से, सरकार के जो विभाग रहते हैं, आप नौकरी कहाँ कहाँ पाने के लिए भरते हैं फॉर्म, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, फलाना विभाग, ढिकाना विभाग, ठीक, ये विभाग वो विभाग, तो विभिन्न विभागों से एक ही विषय में आपको पत्र मंगवाना है। तो ये कौन सा पत्र हो गया? परिपत्र हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपको परिपत्र लिखना है कुल मिलाकर के। तीसरी जो उससे ही बड़ी मिस्टेक है वो है सेवा में। सेवा में अर्थात आपको जहां पत्र भेजना है यही नहीं समझ में आता है पत्र से, तो सेवा में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि पत्र क्या पूछ लिया जाएगा ये पता नहीं। विभिन्न विभाग होते हैं, तमाम तरह के कार्य होते हैं, लेकिन इतना जरूर समझिए कि यदि किसी विभाग से कोई सूचना मंगाई जाएगी, चाहे विश्वविद्यालय हो, ठीक, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे जो, तो वहां का कोई विभागाध्यक्ष होगा या फिर सचिव होगा। ये दो पद अवश्य होते हैं। तो आप लिख दीजिए विभागाध्यक्ष या सचिव समस्त। समस्त, जैसे यहां पर सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वैकेंसी निकलती है उसके अंदर किस विभाग से मंगाया जाता है? जितने विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के हैं सबसे अधियाचन मंगाया जाता है। ठीक है, सब जगह गजटेड पोस्ट होती है, तो उन सभी विभागों से। तो क्या लिखेंगे आप? उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी विभागों या उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष
या सचिव, ठीक, या उप सचिव, तो इस ढंग से लिखते हैं। वो प्राधिकार प्राप्त अधिकारी होते हैं, वो ये सब भेज सकते हैं आपको, सूचनाएं अधियाचन की भेज सकते हैं, उनको आपको लेटर लिखना है। उसके बाद अपना विषय, आपको विषय वस्तु लिखना है, ठीक। जैसे देखिए, ये कॉपी ये लेटर जिन्होंने भी लिखा है, उत्तर बहुत बहुत बेहतरीन लिखा है। ऐसा ही आपको एक उदाहरण मैंने दे दिया है। इस कॉपी को हमने ग्रुप में भी शेयर कर दिया, आप लोग देख लीजिए। इन्होंने बकायदा पत्र संख्या में भी अधियाचन लिख दिया है कि पत्र संख्या जो किसी और कार्यालय से भेजी जाती है, किस हेतु भेजी जा रही है, अधियाचन हेतु, ठीक है ना। तो अधियाचन के लिए पत्र संख्या भेज दिया। फिर प्रेषक लोक सेवा आयोग में कौन भेजेगा, या तो सचिव भेजेगा या अध्यक्ष भेजेगा, तो ठीक है, दोनों ये लिख दिया, बहुत बढ़िया, प्रेषक। फिर सेवा में समस्त सचिव, प्रमुख सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक हो गया। फिर प्रयागराज 21 जनवरी 2019, विषय लिख दिया इन्होंने, सम्मिलित प्रवर अधीनस्थ सेवा 2019 हेतु अधियाचन के संबंध में। फिर महोदय, महोदया, महोदय या फिर महोदया करके लिख दिया, बहुत बेहतरीन है। उपयुक्त विषय में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है, निदेश यहां लिखिए, बस यही गलती है, यहां निदेश लिखिए, निर्देश मत लिखिए, निदेश, ठीक है। तो निर्देश हुआ है कि सम्मिलित प्रवर अधीनस्थ सेवा 2019 के लिए विज्ञापन हेतु विभिन्न विभागों में खाली समस्त पदों के विषय में अधियाचन मांगा जाए। अतएव आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग में समस्त खाली पदों को भरने हेतु विस्तृत विवरण निम्न प्रारूप पर भेजने का कष्ट करें, ठीक। फिर भौतिय, अपना हस्ताक्षर, पद का नाम, पृष्ठांकन संख्या, दिनांक, प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। एक बात ध्यान दीजिएगा कि और किसी पत्र में आप प्रतिलिपि भेजें न भेजें, लेकिन परिपत्र में आपको प्रतिलिपि भेजना अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कई सारे विभागों में एक साथ जाता है, तो इसलिए यहां पर प्रतिलिपि भेजी ही भेजी जाएगी, ठीक। तो समस्त प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार। फिर आज्ञा से ये लिखना मत भूलिए, कई पत्रों हमने देखा कि यहां तक तो लिख दे रहे हैं आप, लेकिन ये लिखना भूल जा रहे हैं, तो यह पार्ट भी आपको कंप्लीट करना है जैसा बताया गया है, ठीक है। अब जो दूसरी गलती आ रही है, क्वेश्चन को पढ़ करके कंफ्यूजन। देखिए, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए, प्रारूप जो आपको बताया है वही होगा। जैसे किसी गोपनीय मामले में प्रयोग में लाए जाने वाले अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप लिखें। किसी गोपनीय मामले में प्रयोग में लाए जाने वाले अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप लिखें। इसके लिए आपको क्या करना है, अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप तो वही रहेगा जैसा आप लिखेंगे, लेकिन यहां दाहिने साइड ऊपर आपको गोपनीय लिख देना है, ठीक ठीक। जैसे यहां से पत्र आपका शुरू हो रहा है, प्रेषक, ठीक है, तो यहां पर सबसे ऊपर आप गोपनीय लिख देंगे, बाकी प्रारूप पूरा वही रहेगा, ठीक। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन आपको क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं निबंध वाले पार्ट में। जो निबंध में शब्द की लंबाई से संबंधित कंफ्यूजन है, वो सबसे ज्यादा यही होती है कि जैसे 600 वर्ड दिया है, ठीक है, तो इसको कैसे गणना की जाती है, आप कैसे गिनते हो, एग्जामिनर कैसे गिनता है। तो आप यह जान लीजिए आज से कि जब भी निबंध में एग्जामिनर गणना करता है, तो ये के हुआ, में हुआ, जो एक एक शब्द वाले वाक्य, जो शब्द एक एक शब्द जो होते हैं, जो अकेले एक शब्द होता है, उनको जो है एक अक्षर वाले जो शब्द होते हैं उनको नहीं गिना जाता है, ठीक है ना। जैसे के नहीं गिना जाएगा, में नहीं गिना जाएगा, ठीक है, ये सब नहीं गिने जाते हैं, इनको छोड़कर ही वो गिनता है। लेकिन वो गिनती कैसे करता है ये भी जान लीजिए। वो गिनती करेगा, आपका पहला लाइन जैसे ये है, पूर्ण जो लाइन रहेगी, जैसे दूसरी लाइन आपकी पूर्ण है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 का गुणा वह जितनी भी आपकी लाइनें होंगी कुल टोटल, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देगा गिन के। और वो लगभग सेम होनी चाहिए आपकी, जैसे 600 वर्ड आना चाहिए, तो इसके आसपास जैसे 620 हो गया, या फिर 590 के आसपास, 580 के आसपास, ऐसी गणना करने में आ जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इवन यहां पर तो 550 से लेकर के आप 650 तक लिख सकते हैं, इतनी की छूट रहती है आपको।
अर्थात 50 शब्द कम लिख सकते हैं और 50 शब्द अधिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतने पे आप सीमित रहिए। आपको एक एक शब्द गिनने की आवश्यकता नहीं है। आप एक लाइन में गिन लीजिए कितने शब्द लिखते हैं, तो पूरी जितनी कॉलम्स हैं आपके उससे गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा उतने शब्द आप लिख रहे हो। अब दूसरी बात कि यदि आप बहुत ज़्यादा बड़ा लिख देते हैं तो उससे नुकसान क्या होगा। तो नुकसान यह होगा दोस्तों कि आपका जो लास्ट का, जैसे 600 यहाँ पे समाप्त हो जाता है आपका, या फिर मान लीजिए 650 तक आपको छूट दे दिया जाता है, 650 आपका समाप्त हो जाएगा। तो उसके आगे आप जो निष्कर्ष कंक्लूजन लिखेंगे, ऐसा समझ लिया जाएगा कि आपने यह लिखा ही नहीं है। तो आप यह जान लो कि निबंध में हर पार्ट का नंबर अलग अलग रहता है। अर्थात भूमिका, इंट्रोडक्शन का अलग नंबर होता है, बीच वाले विषय, प्रमुख विषय वस्तु का अलग नंबर रहता है, और कंक्लूजन, निष्कर्ष का अलग नंबर रहता है। तो सिर्फ आपको इन दोनों का ही नंबर दिया जाएगा, निष्कर्ष और कंक्लूजन का अंक काट लिया जाएगा, शून्य समझा जाएगा उसको। तो इससे समझ सकते हैं कि शब्दों की मर्यादा कितना महत्वपूर्ण होता है। ध्यान रखना शब्दों की मर्यादा का निबंध में। निबंध ही नहीं, आपका जो भी प्रश्न होगा, आप समझ लो कि आपने बाद में जो भी लिखा होगा वो शून्य समझा जाएगा। तो इसलिए शब्दों की मर्यादा, खासकर आरो यारो में तो समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ी चीज यही है कि लोग ज्यादा बड़ा निबंध लिखने के कारण ही नंबर नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए आप यह अवश्य ध्यान दें, जब आप लिखना शुरू करें तो जब एक पैराग्राफ आप लिख लीजिए तो अपने शब्दों को गिन लीजिए कि कितने शब्द हुए हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आप यह अनुमान लगा लीजिए कि एक पेज में जब इतने शब्द मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो दूसरे पेज में कितना शब्द आएगा, तो इस ढंग से आपको अनुमान हो जाएगा। तो जब लास्ट वाले पेज में पहुंचे, आपको लगे कि अब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, तो वहां पे आप कंक्लूड कर दें, निष्कर्ष निकाल दें अपना। ठीक है ना, ताकि आपको तीनों पार्ट का नंबर मिल जाए। ठीक, यही कार्य आपको न सिर्फ निबंध में बल्कि जहां भी शब्द सीमा दी रहती है आपके प्रश्नों में, उत्तरों में, उसको आपको जरूर निभाना है। यही कारण है कि लोग बहुत अच्छा लिखने के बावजूद शिकायत करते हैं कि हमको कम अंक प्राप्त हुए। उसका कारण यही रहता है शब्द सीमा का ख्याल न रखना। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इनको आप ध्यान में रख करके परीक्षा दें। यदि कोई और डाउट हो तो शाम को ग्रुप फिर ओपन करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे, फिर डाउट होगा तो फिर उसके लिए वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।